किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। किसान भाइयों, हमारी जो परंपरागत जो अभी खेती हमारी चल रही है उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ ही सीमित संसाधन मौजूद हैं और सीमित हमारे पास जो अवसर हैं वो मौजूद रहते हैं। ऐसे में अभी वर्तमान में हमारे कृषि वैज्ञानिक जो हैं वो नई नई कार्य जो योजनाएं हैं वो लेकर आते हैं और ऐसे में हमारे पास बहुत सारे विकल्प भी मौजूद होने लगे हैं। ऐसा ही एक व्यावसायिक रूप से अगर हम देखें तो चने की जो बीज हैं उनका उत्पादन अगर हम करते हैं और उन्हें अगर मार्केट में लेकर आते हैं तो हमारे पास अच्छा मुनाफा हम उससे पा सकते हैं। इस विषय को और भी अधिक जानते हैं डॉक्टर वी.के. पराड़कर छिंदवाड़ा से। किसान भाई नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय पराड़कर, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र जिसका एक प्रक्षेत्र है, बीज उत्पादन कार्यक्रम हम लोग यहाँ लेते हैं। और ये जो प्रक्षेत्र है या अनुसंधान केंद्र है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्य करता है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा ये केंद्र बहुत पुराना है और क्योंकि ये सतपुड़ा अंचल का एक कहना चाहिए कि इस क्षेत्र के लिए माना जाता है, तो यहाँ दो मुख्य फसल बहुत होती है, वो है गेहूँ और चना। चने की फसल हम किसान भाई के लिए वहाँ समझाइश देते हैं जहाँ पानी की कमी हो और सीमित साधनों में कोई फसल लेनी हो तो चने की फसल उनके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। गेहूँ की योजना में निश्चित रूप से आपको सिंचाई की व्यवस्था करनी होती है और मुख्य रूप से बड़ा फैक्टर खरीफ फसलों में पानी ही है। कम पानी में अच्छा उत्पादन, अच्छा आर्थिक लाभ लेने के लिए यदि हम चने की फसल लेते हैं तो निश्चित रूप से किसान भाई के लिए आर्थिक लाभ की प्राप्ति के लिए एक नया आयाम बनता है। पहले तो हम किसान भाइयों से ये कहना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाइयों की तैयारी करते करते बुआई में देरी कर देते हैं, परंतु यदि हम सतपुड़ा अंचल के लिए बात करें तो 15 नवंबर के बाद चना फसल लगाने के लिए मना करते हैं। परंतु आजकल आपने देखा होगा कि जो मौसम परिवर्तन हो रहा है और मौसम परिवर्तन में देखने में आ रहा है कि कई बार नवंबर के महीने में भी तापमान उतने कम नहीं हो पाते जितने उपयुक्तता होती है इस चने की फसल को लगाने के लिए। मतलब हम ये कहें कि न्यूनतम तापमान 12 से 13-15 डिग्री आ जाए, जहाँ घी जमने लग जाए, देसी भाषा में हम किसान भाई से कहते हैं, ऐसे समय हम खरीफ की फसल को लगाने की सलाह देते हैं। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में किसान भाई नवंबर के महीने में चने की बुआई करते हैं। कुछ क्षेत्र अनुसार हम सलाह देना चाहते हैं जिन भाइयों के यहाँ फसल लेना है और रसायन का उपयोग कम करना है, क्योंकि जब हम खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं, आपके बीमारियों के लिए या कीड़े के लिए जब नियंत्रण की बात करते हैं तो हम ये सलाह देते हैं कि जो डोज़ आपको बताया जाता है उसी को लगाना है। अधिकतम भाइयों को ऐसा हो जाता है कि कई बार उगरा रोग रखता है और वो कीड़े की बीमारी के रसायन का उपयोग कर लेते हैं। ये कुछ भ्रांतियाँ ही दूर करना ही है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब हम क्षेत्र की डिस्टेंस की बात करते हैं या कतार से कतार की बात करते हैं तो निश्चित रूप से आप ये फसल देख रहे होंगे, हम लोग 45 सेंटीमीटर कतार से कतार का अंतर आपको सलाह देते हैं। उसमें एक बड़ा फ़ायदा है क्योंकि ये सतपुड़ा अंचल है और सतपुड़ा अंचल के यहाँ एक विशेषता होती है कि एक डौरा एक औजार चलता है। डौरा मतलब खड़ी फसल में खरपतवार या गुड़ाई करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए अच्छा उपयोग पाया जाता है। पर आम भाइयों की ये धारणा है कि भाई डौरा तो सिर्फ बरसात के दिनों में चलेगा, वो अच्छी बात नहीं। आपके पास बरसात में तो पानी का आना कई बार वर्केबल कंडीशन नहीं रहती, तो ऐसे में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, उस समय आप डौरा चलाते हैं। परंतु हम आपको सलाह देते हैं कि खरीफ की फसल के बाद रबी की फसलों में भी आपको डौरा चलाना चाहिए, जिससे कि जिसकी गुड़ाई का होने के कारण से निंदाई का खर्च आपका कम हो जाता है। और बहुत सारा आपने देखा होगा ना, चने की फसल के लिए तो कई बार जो खड़ी फसल में जो छिड़काव करते हैं उसके लिए रसायन भी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे समय हम आपसे ये कहेंगे कि डौरा चलाकर नींदा नियंत्रण कर सकते हैं। तो हम आपसे कहेंगे कि कम से कम 2 से 3 गुड़ाई चने की फसल में आप चला लेते हैं तो उसके लिए आपको अंतर रखना पड़ेगा 45 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, मतलब 45 सेंटीमीटर आपका कतार से कतार का अंतर हो जाए और 10 से 15 सेंटीमीटर पौध से पौध का। यदि आप ऐसा करते तो निश्चित रूप से आप कम लागत में, और सिंचाई तो आपको कम लगना ही लगना है, ऐसी दशा में आप कम से कम लागत लगाकर चने का उत्पादन ले सकते हैं। किस्मों की बात करें तो हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने 12 नंबर विकसित किए, 14 है, 24 है, 26 है, 36 है, ये बहुत किस्में हैं। परंतु आज हम जहाँ खड़े हैं वो ये जी 14 किस्में हैं, अच्छी है। इसमें उकटा का भी प्रभाव कम होता है, परंतु क्या होता है कि कई बार लगातार वही फसल लगाने से
एक प्रकार से ज़मीन हमारी बीमार हो जाती है और उकटा के प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। परंतु हम यदि सही किस्म लगाते हैं तो इसका उकटा का प्रभाव कम होने से हमारे जो नुकसान होने की जो अंदेशा है उसको कम किया जा सकता है। मैं आपसे बार बार ये कहूँगा कि जब भी हम चने की फसल लगाएंगे तो सही समय पर बुआई करें, और निश्चित रूप से यदि बीज उपचार आप कर लेते हैं तो बहुत सारी बीज जनित बीमारियां हैं उसको रोका जा सकता है। इसलिए 2 ग्राम थायरम और 1 ग्राम बाविस्टिन या कार्बेंडाइजिन यदि उसका प्रति किलो के बीज को हम यदि उपचारित कर लेते हैं तो कम लागत में आपको वो फ़ायदा मिल जाता है जितना कि नुकसान की दशा में हमको परेशानी होती है। ऐसी फसल है चना जो कि इसका 2 फ़ायदे भी होते हैं। जब यदि हमने ब्रांचिंग के स्टेज पर, हमारे यहाँ किसान भाइयों के बीच में प्रचलन है, आपने देखा होगा कि रबी के आधे रबी के मौसम में खेत में चने की भाजी दिखाई देती है। तो हमारे चतुर किसान करते हैं ऐसा है कि जो जहाँ भी खुटाई का समय आया तो पाल बढ़ने के बाद उसकी खुटाई निकाल देते हैं, जिससे कि ब्रांचिंग बनने की संभावना और बढ़ जाती है। ऐसे समय खुटाई कर कर चने की भाजी के रूप में इसको बेचते हैं। हमारे पास 1-2 उदाहरण ऐसे भी है जिनने 20 से 25 हज़ार रुपया प्रति हेक्टेयर, मतलब 10,000 रुपया प्रति एकड़ तक के, सिर्फ मतलब फसल का उत्पादन तो अलग रहा, चने का उत्पादन अलग रहा, पर खुटाई करके सिर्फ भाजी बेचकर ही उनने अपना आर्थिक लाभ पाया है। तो यदि हम ऐसी मतलब विषम परिस्थितियों में भी हम चने की फसल से अनाज तो छोड़िए, आप सब्जी के मतलब जो खुटाई करके हरी भाजी के रूप में भी इसका उपयोग करते हुए अपना मतलब आर्थिक लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत भाइयों को देखा है कि घना बो देने के बाद उसमें खरपतवार हो जाते हैं, इसलिए कि निंदाई पर ही खर्च करना होता है। तो हम ये इसी दशा में कहेंगे कि यदि हमारे सतपुड़ा अंचल में डौरा चल सकता है तो निश्चित रूप से आप ऐसे समय डौरा चलाकर 2 से 3 गुड़ाई करके ये खर्च हम कम से कम कर सकते हैं। रही बात 2 बार और परेशानी आती है, आपने देखा होगा कि आपके यहाँ बहुत सारा इल्ली की प्रभाव हो जाते हैं, पर इस साल ऐसा मौसम रहा कि समय समय पर 2 से 3 सिंचाई होती भी रही। इसका मतलब ये है कि हमारा चने की फसल के लिए हमारे क्षेत्र के लिए है कि कम से कम लागत में हम चने का उत्पादन ले सकते हैं। रही बात चने की इल्ली का रोकथाम के लिए, तो मैं आपको प्रोपेनोफास है, ट्राइजोफास है, मेमामेक्थिन है या क्लोरोएंट्रिनिपोल है, इन रसायनों का उपयोग करके आप जो चने की जो इल्ली है, और मैं तो ये कहूँगा कि एनपीवी वायरस का उपयोग यदि हम करते हैं तो जैविक पद्धति का भी और कम से कम खर्च के आप इस इल्ली पे नियंत्रण कर सकते हैं। परंतु किसान भाई की आम धारणा ये रहती है कि जब तक रसायन का उपयोग नहीं करते उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनका उतना नियंत्रण नहीं हो पाता। परंतु ये ध्यान रहे, यदि एनपीवी वायरस के माध्यम से यदि हम छिड़काव करते हैं तो कम से कम लागत में, या कहना चाहिए कि वो व्यक्ति खुद ही अपना एनपीवी वायरस की बीमार इल्लियों को उठाकर यदि हम उसका पेस्ट करके यदि छिड़काव कर देते हैं तो बिना लागत में भी इस इल्ली पर नियंत्रण किया जा सकता है। एक पद्धति और है जो आईटीके के अंतर्गत मानते हैं हमारे यहाँ, और ये पद्धति सिवनी ज़िले में देखी मतलब करते हैं लोग। उसमें 2 फायदे होते हैं। उसमें एक किसान भाई क्या करते हैं कि एक सफ़ेद लकड़ी का कपड़े का फट्टा लेता है और चलते चलते वो फटका मारते रहता है। तो फटका मारने से क्या होगा, जो भी छोटी इल्ली होगी वो नीचे गिर जाएगी, या बड़ी भी इल्ली वो भी नीचे गिरने के बाद उसकी ये दशा नहीं कि पूरे जीवन काल में वो पौधे पर चढ़ पाए। ऐसी दशा में एक तो इल्ली पे भी नियंत्रण हो जाता है, और क्योंकि जब हमारा किसान भाई उस फटके पर फसल पर चलाता है तो उसमें उसकी खार आ जाती है। तो कई बार खार के उपयोग के लिए भी ये किसान भाई करते हैं, पर उनका उद्देश्य सिर्फ खार इकट्ठा करना था, ये समझ लीजिए। परंतु जाने अनजाने में उस भाई को दूसरा भी उपयोग हो जाता है कि इल्ली पर भी नियंत्रण हो जाता है। ऐसे भी आईटीके हैं जिसको किसान भाई अपने करते हुए अधिक आर्थिक लाभ ले सकते हैं। एक बात और मैं और कहना चाहूँगा कि यदि हमने जल्दी से बुआई कर दी तो हम ये कहेंगे कि जो बढ़वार आई है उसमें खुटाई करके सब्जी का उपयोग कर ले, और यदि देरी से या मध्यम समय पे है तो हो सकता है उतनी पाल नहीं मिले, तो हमें उत्पादन पे निर्भर करना चाहिए। आम ये देखा गया है कि कई बार हम हरे चने बूट के रूप में, जब हमारे पास ऐसा हो, चने की फसल ऐसी है कि अनाज तो ठीक है, मतलब जैसे हरी भाजी और बूट के बेचने में भी किसान भाई फ़ायदा लेते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि उनको कहीं मार्केट मिल जाता है, अच्छे रेट मिल जाते हैं, तो हरा चना बेचकर भी अपनी वो फ़ायदा ले सकते हैं। आपने महसूस किया होगा एक JG 130 किस्म हमारे यहाँ उपलब्ध थी, उसका दाना इतना बड़ा था कि यदि हम आपको होले के रूप में या बूट के रूप में भी बेचना चाहें तो उसका फ़ायदा मिलता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यदि चने की फसल को बड़े गंभीरता से, और जो हमने आपको उपचार बताए, ये अपना बीजोपचार है, दवाई का छिड़काव है, ऐसा यदि करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलता है। मैं खाद के रूप में आपसे ये कहना चाहूँगा कि खाद के लिए
बड़े मुश्किल से कम खाद की आवश्यकता पड़ती है, तो 20 केजी नत्रजन और 40 से 60 किलो फास्फोरस और पोटाश 20 किलो, 20-60-20 या 20-40-20 का भी यदि अनुपात में हम खाद का उपयोग करते हैं तो ये संतुलित खाद है। और यदि हम संतुलित खाद का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो उत्पादन की तुलना में हम कम खर्च करते हैं, बनिस्पत में हमको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो यदि हम अनुपात में यदि डालेंगे खाद, और क्योंकि चना फसल है तो आपको इसको आधा रूप में देना होता है, यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और चने की फसल को तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम लागत या कम सीमित साधनों में यदि आपको उत्पादन लेना है तो चने जैसी कोई दूसरी फसल नहीं हो पाती। बस हमें ध्यान होता है उगरा किस्म के मतलब बीमारी के होने का, तो किस्मों अभी आजकल बहुत कम उगरा आने वाली किस्म उपलब्ध हुई है, उन किस्मों को यदि हम लगाएंगे, खास करके JG14 इसमें भी उगरा नहीं आता है, यदि इसको अपनाते हैं तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, ये जाना आपने चने के बीज उत्पादन के बारे में, और फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक नई जानकारी को जानेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है किसान भाइयों कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हमने ब्रेक से पहले जाना था चने के बीज उत्पादन के बारे में। अब हम बात करेंगे एक नए विषय के बारे में। कहते हैं अगर वर्तमान में हमें अगर अलग कुछ खेती करना है तो कुछ अलग से ही हमें सोचना होगा। हमारे युवा किसान जो कि बहुत सारे विकल्प हमारे पास अभी मौजूद है तो उन पर काम भी कर रहे हैं। ऐसी एक खेती है और एक अलग विषय है हमारे पास, वो है मोती की खेती। जी हाँ, हमने कई खेती सुनी होंगी लेकिन मोती की खेती उनमें से एक अलग विकल्प हमारे पास मौजूद आ रहा है। इस विषय को हम जानेंगे श्रीमती चंचल भार्गव के साथ में, जो कि कार्यक्रम सहायक हैं पादप प्रजनन एवं अनुवांशिक कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा से। मैं चंचल भार्गव जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर अंतर्गत कृषि विज्ञान चंदनगांव छिंदवाड़ा में पदस्थ हूँ। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, यहाँ पर हमने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से प्राप्त आदिवासी उपयोजना के तहत ताजे पानी में मोती का उत्पादन लेना प्रारंभ किया है, जिसके तहत हमने यहाँ पर 100 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा, 15 फीट गहरा तालाब बनाया हुआ है, जिस तालाब में हमने 8000 सीपों को मोती बनने की प्रक्रिया के तहत डाला हुआ है। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगी कि तालाब को बनाने के बाद हमने तालाब को सीपों में डालने से पहले हमने 1 महीने तालाब को कल्चर किया हुआ है। कल्चर करने से तालाब के पानी की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। चूँकि हम यहाँ पर ताज़े पानी में मोती का उत्पादन ले रहे हैं, इसलिए हमें तालाब के पानी के साथ साथ अन्य मानकों का भी हमने यहाँ पर ध्यान रखा हुआ है, जैसे कि तालाब के पानी की pH, अमोनिया, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन यानी घुलनशील ऑक्सीजन का स्तर कितना है, और TDS जो है पानी का, वो हम समय समय पर हर 15 दिन के अंतराल में हम इसका मापन करते रहते हैं। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि 100 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा और 15 फीट गहरा तालाब जो हमने बनाया है, इस तालाब की जो क्षमता है वो 10,000 सीपों की क्षमता है। यहाँ पर हमने केंद्र पर 8,000 सीपों को राजस्थान से मंगवाया हुआ था, और मंगवाने के बाद 1 महीने हमने इन सीपों को हमारे ज़िले के वातावरण में ढलने के लिए
हमने जो कंक्रीट के बने हुए टाँके थे उनमें हमने 1 महीने इन्हें रखा और समुद्री प्राकृतिक भोजन के सहारे हमने इन्हें 1 महीने के आसपास पाला। और इसके बाद 1 महीने के बाद हमने इनमें छोटी सी शल्यक्रिया की। छोटी सी शल्यक्रिया करने के बाद हमने रूपांकक जो बीज होते हैं, रूपांकक बीज यानी कि डिज़ाइनदार बीज जो होते हैं मोती के, वो हमने इन सीपों के दोनों भागों में डाले। तो एक सीप में लगभग हमने 2 बीजों को डाला हुआ है। जिन सीपों का आकार बड़ा था उनमें हमने लगभग 3 से 4 बीजों को डाला हुआ है। देखिए, इसमें जो 5 से 7 सेंटीमीटर की सीप है वह 2 बीजों के लिए बहुत उपयुक्त होती है, लेकिन कुछ सीपें ऐसी थी जिनका आकार 5 से 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा का था, तो उनमें हमने 4 बीजों को भी डाला हुआ है। तो इस तरह से हमने 8000 सीपों में छोटी सी शल्यक्रिया करने के बाद रूपांकक बीजों को डाला हुआ है। शल्यक्रिया करने के बाद एक प्रक्रिया होती है नेटिंग की, जिसमें जो नेट रोल होता है उस नेट रोल में हमने एक सीप को नायलॉन सुतली के सहारे बांधा और इस तरीके से 10-10 सीपों की एक लड़ी बनाकर हमने मुख्य, जैसे आप पीछे मेरे देख रहे होंगे, मुख्य रस्सी के सहारे उन लड़ियों को हमने तालाब में लटकाया हुआ है। एक रस्सी में 12 से 15 लड़ियाँ हैं और उन लड़ियों को बांधकर मुख्य रस्सी में हमने तालाब में लटकाया हुआ है। कुछ आपको वाटर कैन्स भी दिखाई दे रही होंगी। तो वाटर कैन, खाली वाटर कैन प्लास्टिक की जो है, उसको लगाने के पीछे हमारा कंसेप्ट ये है कि यदि धोखे से कभी हमारी रस्सी, मुख्य रस्सी टूट जाती है तो जो सीपें हैं वो तालाब में तलहटी में गिर कर ना जमे, पानी में ऊपर तैरती रहें। यदि वो तलहटी में जम जाएंगी तो मिट्टी में सन जाएंगी। मिट्टी में सनने के बाद उनके जीवन को खतरा हो सकता है। तो इसलिए हमने खाली पानी की कैनों को मुख्य रस्सी में बांधा हुआ है। साथ ही हमें हर 15 दिवस के अंतराल में तालाब में फीड डालना पड़ता है। फीड जो है यह समुद्री शैवाल और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मिनरल मिक्सचर है जो हमने बाहर से मंगवा करके हमने इसे 2 से 3 दिन पुराने गोबर के घोल में मिक्स करके हर 15 दिन के अंतराल में हम फीड को पानी में डालते हैं। देखिए, फीड को डालने का समय आ गया है, यह हमारे लिए सही तरीके से परखना बहुत ज़रूरी है। इसका पता हम तालाब के पानी का जो टेक्सचर है या कहना चाहिए तालाब के पानी का जो कलर है उसके माध्यम से हम पता करके फीड को हम समय समय पे तालाब पे डालते रहते हैं। साथ ही एक मुख्य जो कारक है हमें फीड के साथ साथ जिसका हमें ध्यान रखना है कि तालाब के पानी की पीएच, अमोनिया, घुलनशील ऑक्सीजन, टीडीएस का स्तर जो हमारे निर्धारित मानक हैं मोती की खेती के लिए, जैसा कि हम यहाँ पे ताज़े पानी में मोती की खेती का उत्पादन ले रहे हैं, उसके लिए जो निर्धारित मानक हैं उसके तहत हमको इनको मेंटेन रखना ज़रूरी है। यदि ये कम ज़्यादा होते हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ इस तरीके से आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो हमको पानी में घोल के समय समय पर देना होता है। साथ ही समय समय पर हम रस्सियों को बाहर निकाल कर सुतलियों का निरीक्षण भी करते हैं, जो उसमें हमने लड़ियाँ बनाई हुई हैं सीपों की, कि किस तरीके से सीपों का जीवन चल रहा है, किस तरीके से सीपों का जीवन चक्र अन्य किसी कारक से या वातावरणीय कारक से प्रभावित तो नहीं हुआ। इसके लिए हम समय समय पर हर रस्सी से लगभग 2 से 3 सीपों को निकाल कर खोल कर हम उन बीजों को देखते हैं कि किस स्तर तक का मोती उसमें बन गया है। देखिए, इस मोती बनने की प्रक्रिया में सबसे ज़रूरी है सीप का जो है नेकर सिक्रेशन जिसे हम कहते हैं। सीप के जो आंसू हैं वो जाकर जब हमारा जो डिज़ाइनर मोती या रूपांकक बीज जो डला हुआ है उसके ऊपर जाकर जब नेकर जमता है तो इसी प्रक्रिया के माध्यम से हमारा बीज बनता है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 15 से 18 महीने का समय लगता है और यह समय अलग अलग जो हमारे स्थान हैं उस हिसाब से ज़िले की मौसमी अनुकूलता पर भी निर्भर करता है। उसके हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा भी यह समय हो सकता है, लेकिन जो आदर्श औसत समय है वो 15 से 18 महीने का है। आने वाले जुलाई अगस्त में हम लोग यहाँ केंद्र पर पहली मोती की फसल हम लोग यहाँ पर हार्वेस्ट करेंगे। तो किसान भाइयों, ये जाना आपने मोती की खेती के बारे में और उम्मीद है आपको जानकारियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। फिलहाल अभी जानते हैं एक और नई जानकारी को, जो कि है किसान सम्मान निधि योजना। चलिए जानते हैं इसके बारे में। किसान भारी खुशहाल हैं और उनकी निजी आवश्यकताएं, खाद, बीज, अन्य आवश्यकताएं उसी से पूर्ति हो रही है। कोई भी किसान इससे असहमत नहीं है कि हमें कोई परेशानी है। हर किसान खुशहाल है। मेरा नाम दूर सिंह है, मैं किसान हूँ, खेती करता है। प्रधानमंत्री ने पैसा देते खेती करने के लिए, खाद बीज लेते। धन्यवाद प्रधानमंत्री का, मोदी जी की धन्यवाद। ग्राम मधुरी पवाई का रहने वाला हूँ। मोदी जी ने जो किसान सम्मान निधि के रूप में
त्रैमासिक 2000 रुपये दिए हैं। उससे बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हुई हैं। तो किसान भाइयों, आपने जाना किसान सम्मान निधि योजना के बारे में और उम्मीद है ये जानकारी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। फिलहाल चलते हैं खबरें खेती की ओर। नमस्कार किसान भाई बहनों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। 36 करोड़ किसानों का बीमा, गेहूं में ड्रोन से यूरिया छिड़काव, जायद में मूंग की उन्नत खेती, मसूर को फली छेदक से बचाएं, विश्व दलहन दिवस का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की घोषणा के 6 वर्ष पूरा होने के बाद इस योजना से आगामी खरीफ 2022 सीजन के साथ अपने कार्यान्वयन के 7वें वर्ष में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। PAMFBI भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल के नुकसान की क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। PAMFBI के तहत 36 करोड़ से अधिक किसानों का बीमा किया गया है। 4 फरवरी 2022 तक इस योजना के तहत 1,07,059 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है। ये योजना 6 साल पहले शुरू की गई थी, जिसे 2020 में किसानों की स्वैच्छिक भागीदारी को आसान बनाने के लिए नया रूप दिया गया था। हरदा जिले के अमर शहीद इलाप सिंह के गृह ग्राम स्वालिया खेड़ी में ड्रोन से गेहूं की फसल पर यूरिया का छिड़काव किया गया। प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने जिले के आदिवासी बहुल विकासखंड स्वालिया खेड़ी में नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन देखा। हरदा प्रदेश का एक ऐसा पहला जिला है जहां से इसकी शुरुआत की गई है। श्री पटेल ने कहा कि ड्रोन से कीटनाशक व उर्वरक के छिड़काव से किसानों के समय व धन की बचत होगी। जिन किसानों के पास सिंचाई के पानी की उत्तम व्यवस्था है, वे जायद में रबी फसलों की कटाई के पश्चात मूंग की फसल लगाकर अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। जायद में अधिकतम उत्पादन हेतु पंत मूंग 2, नरेंद्र मूंग 1, मालवीय जागृति, सम्राट मूंग, जनप्रिया, मेहा मालवीय, ज्योति प्रजाति उपयुक्त पाई गई हैं। 10 मार्च से 10 अप्रैल तक हल के पीछे कूडों में बुआई करना उत्तम पाया गया है। एक कुंड से कुंड की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज की बुआई कुंड में 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में करनी चाहिए। जायद की फसल में बुआई के पश्चात हल्का पाटा लगाना अति आवश्यक है, जिससे कि नमी न उड़ सके। जायद में 15 से 18 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। इसका बीज शोधन 2.5 ग्राम थीरम अथवा 1 ग्राम कार्बेंडोज की प्रति किलो बीज शोधित करने के बाद मूंग को राइजोबियम कल्चर के 1 पैकेट से 10 किलोग्राम बीज का उपचार करना चाहिए। मसूर को 10 से 15% तक क्षति फली छेदक कीट से होती है। कीट की इल्ली क्षतिकारक होती है। ये कीट मध्य प्रदेश में विशेषतर मसूर की फसल को नुकसान पहुंचाता है। जो कलियां फूलों एवं विकसित हो रही हैं, फलियों तथा अंदर के दानों को खाकर क्षति पहुंचाती हैं। ऐसे स्थान पर गहरा भूरा या काला विष्ठा युक्त ज्वाला दिखाई देता है। करीब 1 माह तक क्षति करने के बाद इल्लियां जमीन में शंखी अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके प्रबंधन हेतु एमोमैक्टिन बेंजोएट 5S जी की 200 ग्राम मात्रा या इंडोडॉक्सवकार्ब 15.8 EC 500 मिलीलीटर मात्रा कीटनाशक प्रोफेनोफॉस 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख के मार्गदर्शन में ग्राम खुरपा में विकासखंड नरसिंहपुर में विश्व दलहन दिवस मनाया गया। कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर के पादप संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर SR शर्मा एवं सस्य वैज्ञानिक निधि वर्मा द्वारा कृषकों को दलहन का महत्व एवं उससे आमदनी प्राप्त करने के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुरा जिला दलहन के उत्पादन में विगत वर्षों से आगे रहा है। साथ ही खरीफ में लगातार दलहन का रकबा बढ़ता जा रहा है। रबी में अंतर्वर्ती खेती के रूप में गन्ने के साथ चने के साथ अलसी की खेती को आय का साधन बनाया जा सकता है। साथ ही वैज्ञानिकों द्वारा रबी में चने, अलसी व गेहूं लग रहे रोग एवं कीट का प्रबंधन की जानकारी प्रदान की गई। खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। तो किसान भाइयों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है जानकारियां आपको बहुत ज़्यादा समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। और अब मुझे दीजिए आज्ञा। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।